दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं पेट प्रैक्टिस सेट 1 में भारतीय इतिहास का प्रश्न नंबर 1। मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? ऑप्शन 1 बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन 1 कुम्हारों का चाक, ऑप्शन 2 आग, ऑप्शन 3 लोहा, ऑप्शन 4 गेहूँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोहा। हड़प्पा वासियों को लोहा की जानकारी नहीं थी। तांबा और कांस्य से वो परिचित थे। प्रश्न नंबर 3 अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? ऑप्शन 1 हेमू, ऑप्शन 2 फैजी, ऑप्शन 3 अबुल फजल, ऑप्शन 4 बैरम खान। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैरम खान। ऑप्शन नंबर 4 बैरम खान। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 1857 का विद्रोह। ऑप्शन 1 ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। ऑप्शन 2 असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था। ऑप्शन 3 किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो 1857 का जो विद्रोह था सेना का विद्रोह था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 5 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? मैसूर, मंगलोर, श्रीरंगपत्तनम, मद्रास। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगलोर। मंगलोर संधि से आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि समाप्त हुई थी। प्रश्न नंबर अब आते देखते हैं आगे 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्रा, सुब्रमण्यम भारती। तो हमारा आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। ये पुस्तक गरीब किसानों की दयनीय स्थिति को मार्मिक प्रस्तुतिकरण था। प्रश्न नंबर 7 इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? मध्यम मार्गी मतलब हो गया नरम दल और चरमपंथी मतलब गरम दल। तो कब हुआ था इनका बंटवारा? 1907, 1908, 1909, 1910। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1907। सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे सूरत अधिवेशन के? सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इनका समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। इस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। गरम दल और नरम दल का विलय 1916 लखनऊ सम्मेलन। प्रश्न नंबर 8 निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराओन, मुंडा, संथाल, कोंडा डोरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा उराओन। इसी को बोलते हैं उरांव जनजाति या उराओन जनजाति। प्रश्न नंबर 9 महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, गुजरात। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती थी? माजनी से, कैयूर से, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क से। तो सरदार पटेल की तुलना की जाती थी बिस्मार्क से। हमारा आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। एकीकरण के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क कहा जाता था। भूगोल से देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? हिंद महासागर, लाल सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल सागर। लाल सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है? मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना, कृषि। तो हमारा आंसर हो जाएगा पशुपालन। टुंड्रा प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुपालन होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्यताप बहुत कम होता है, इसलिए पशुपालन ही हो पाता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? हिमालय, विंध्य, अरावली, सह्याद्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें
अरावली। अरावली सबसे पुरानी है। ये दिल्ली से राजस्थान अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पे गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। ये बाघ अभ्यारण्य है। यहाँ पे चीता, बाघ, हाथी, जंगली कुत्ता आदि पाए जाते हैं। भारत की कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो काठ, कोयला, कच्चा पेट्रोलियम, हीरा, काला चना। तो हमारा आंसर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से देखते हैं प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी, पंचम, छठी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये 1961 से 1966 तक थी। इसमें 1962 में चीन का युद्ध हुआ था, 1965-66 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और सूखा और बाढ़ भी इसमें झेलना पड़ा था। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। ये 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। अंत्योदय अन्न योजना AAY की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन 2000, 2002, 2004, 2006। तो ये शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस के दिन से शुरू किए गए थे। प्रश्न नंबर 19, कराधान का सामान्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन एडम स्मिथ, एजवर्थ, जॉन रॉबिन्सन, JS मिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कराधान का सामान्य सिद्धांत दिया। इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें दिया था सिद्धांत। इसका अर्थ होता था भुगतान करने की योग्यता। कराधान का सामर्थ्य का सिद्धांत, इसमें भुगतान करने की योग्यता। पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1935, 1955, 1921। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1921 में हुआ था। 27 जनवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी और 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में SBI बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 1921 और 1955 ईस्वी में SBI बन गया, इंपीरियल बैंक। प्रश्न नंबर 21 आते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। 21, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, नियमित करते हैं और इसे भारतवर्ष को प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, हम संविधान सभा के सदस्य संविधान को अपनाते हैं, ये भी गलत है। हम भारत के नागरिक इसे संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, उसे स्वयं को प्रदान करते हैं, ये भी गलत है। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, उसे स्वयं को प्रदान करते हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा एकदम सही है। प्रश्न नंबर 22, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे का बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सुनिश्चित। मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। हमारा आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 23, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110, 111, 112, 113। तो धन विधेयक है 110 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 110। 112 में है वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा,
लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। प्रश्न नंबर 25, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो ये 1977 में है, जांच के लिए हुई थी। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, जनता पार्टी की सरकार थी, अशोक मेहता। इन्होंने दो स्तर का मॉडल दिया, 2 स्तरीय पंचायती मॉडल दिया। पहला जिला स्तर, दूसरा था मंडल पंचायत। तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं सामान्य विज्ञान से। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतर्द्रव्यी प्रजालिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? कार्निया, रक्तक पटल, नेत्र श्लेष्मला, दृढ़ पटल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेत्र श्लेष्मला। प्रश्न नंबर 28, जब अमोनिया क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंडा हो जाता है। इस परिवर्तन को कहते हैं एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सुपर कूलिंग, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर होगा एंडोथर्मिक। ऑप्शन 1 एंडोथर्मिक। प्रश्न नंबर 29, भारत में परमाणु ऊर्जा का दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? ऑप्शन 1 थोरियम, ऑप्शन 2 यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम। तो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है थोरियम। ये केरल के तटों पर पाया जाता है, केरल के समुद्री तटों पर पाया जाता है। मोनोजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है थोरियम। हमारा आंसर हो जाएगा थोरियम। प्रश्न नंबर 30, किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है? कैरी, रदरफोर्ड, रॉन्टगन, सभी विकल्प। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्टगन। ऑप्शन नंबर 3 रॉन्टगन। अब प्रारंभिक अंकगणित आ गई है, ये आप लोग लगाइएगा। मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको कैसे लगाना है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एवं उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो नए आयत के क्षेत्रफल में पहला ना ही वृद्धि होती है ना ही कमी। 1% की वृद्धि होती है, 1% की कमी होती है, 10% की कमी होती है। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए, x + y + xy अपान 100%। इसी में रखेंगे। अगर वृद्धि हो रही तो प्लस, अगर कमी हो रही तो माइनस। तो यहाँ पे रखेंगे हम 10% की वृद्धि हो रही तो प्लस में, फिर -10 और उसके बाद प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 10 × 10 बटे नीचे 100। ये 1 0 1 0 2 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1। 10 में से 10 गया 0 0 -1 -1 10 आता है 1% की कमी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1% की कमी होगी। यह दूसरी विधि है, इसको लगाने के लिए 10% बराबर होता है 1/10। तो वृद्धि होगा तो 10 से 11 और कमी होगा तो 10 से 9। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे 100, 11 9 99। तो 100 से 99 कितने कमी? -1, 1% की कमी आई। तो ऑप्शन नंबर 1/100 कर लेंगे। 1/100 पे कितने? 100% की कमी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1% की कमी, ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। दी गई संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 है एवं अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है तो चौथी संख्या है। अब 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याओं का औसत 20 है और पहली 4 का औसत 21 है, अंतिम 4 का औसत भी 21 है। तो मान लीजिए जैसे एक संख्या है 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं।
पहली 4 का औसत बता रहा है 21, तो 21 गुणे 4 हो जाएगा। अब अंतिम 4 का भी औसत बता रहा है 21, इसका भी हो जाएगा 21 गुणे 4, 21 गुणे 4, तो 84 हो जाएगा ये, और 84 हो जाएगा ये, तो 8 हो जाएंगे। ये जो चौथी संख्या है ये 2 बार जोड़ी गई है, 2 बार जोड़ी गई है तो 8 संख्याएं हो गई। तो 84 और 84 जोड़ेंगे तो 168 हो जाएगा। और 7 संख्याओं का औसत के लिए 7 गुणे 20, क्योंकि सभी संख्याओं का औसत 20 है तो 7 गुणे 20 कर लेंगे। इसका 140 आ गया, इसको घटा देंगे, क्योंकि चौथी संख्या 2 बार है तो इसलिए 168 में से 140 घटाएंगे तो 28 आएगा। ये हमारी चौथी संख्या निकल के आ जाएगी जो 2 बार जोड़ा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28। प्रश्न नंबर 33, इसको सॉल्व करने के लिए अंदर का पहले सॉल्व कर लेंगे। अंदर का सॉल्व करेंगे तो 5 और अंदर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 49/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 49/5 से काटेंगे, 5 का 9, 5 चौक 20, 49/4 आएगा तो 49/4 आ जाएगा। 49/4 अंडर रूट 49/4। अब इसको हम हल करेंगे तो अंडर रूट हटाएंगे तो 7 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। 7/2 को सही में लिखेंगे तो आ जाएगा 3 सही 1/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, 3 सही 1/2। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, अब वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 एवं 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, दूसरी में से पहली घटा देते हैं, दूसरी में से पहली घटा देंगे, फिर तीसरी में से पहली घटा देंगे, और उसके बाद तीसरी में से पहला घटा देंगे। इनको घटाने पे पहले दूसरी में से घटाएंगे तो हमारा आएगा 318, और तीसरे से घटाएंगे दूसरी को तो आएगा हमारा 106, तीसरी से पहली को घटाएंगे तो हमारा आएगा 424। अब हम इन तीनों का मासा निकाल लेंगे। मासा हो जाएगा HCF, आएगा हमारा 106, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा 106 आंसर हो जाएगा। 35, इसको हल करने के लिए अब 3 अंकों पे ऊपर है, 3 अंकों पे ऊपर दशमलव है, 3 अंकों पे नीचे है, तो ये दशमलव कट गया। 3 अंकों पे ऊपर है, 3 अंकों पे यहाँ दशमलव कट गया, यहाँ पे भी 3 अंकों पे है, यहाँ पे भी 3 अंकों पे कट गया। अब इसका 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 256 का हो जाएगा 16, 15,625 का हो जाएगा 125, 125, और नीचे आएगा हमारा 25 का हो जाएगा 5, 625 का हो जाएगा 25, और 4096 का हो जाएगा 64। अब इसको 8 एकन्नम 8 अठाई 64, 8 एकन्नम 8 दूना 16, और 25 पंचे 125, और 5 कट जाएगा और हमारा बचेगा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। समान हिंदी का प्रश्न देखते हैं। सच शब्द का विलोम शब्द है, तो पहला झूठ, 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 तो हमारा आंसर हो जाएगा झूठ, ऑप्शन 3, ये वाला हमारा सही होगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो दामिनी का पर्यायवाची नवनीत, चमक, ऊर्जा, बिजली, तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द होता है बिजली, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिजली। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, तो निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश होता है अध्यादेश, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, अध्यादेश। प्रश्न नंबर 39, विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। विपद जाल का हो जाएगा विप प्लस जाल, विप प्लस जाल हो जाएगा, यहाँ व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन हो जाएगा व्यंजन संधि।
प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन सी हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो गुजर गई है जिंदगी मानसिक तनाव से, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर, तो इसमें काल की त्रुटि है, गुजर गई है नहीं है, गुजर रही है होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है इसलिए यही सही हो जाएगा, गुजर गई है नहीं होगा, गुजर रही है हो जाएगा। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है नहीं, गुजर रही है। सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। जो बोल्ड में है उसका अर्थ बताना है। दिस मैटर हैज़ बीन हैंगिंग फायर फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स एंड मस्ट देयरफॉर बी डिसाइडेड वन वे आर द अदर। तो पहला ऑप्शन है इग्नोर्ड, दूसरा है हॉटली डिबेटेड, एक्सेप्टेड, गोइंग ऑन स्लोली। तो इसका हो जाएगा हैंगिंग फायर का हो जाएगा गोइंग ऑन स्लोली। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा, गोइंग ऑन स्लोली। ऑप्शन नंबर 42, एट वंस, अभी देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम फ्रेज। एट वंस फिंगर टिप्स, मैटर ऑफ सेम, टू टेक रिवेंज, कंप्लीट नॉलेज, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लीट नॉलेज। एट वंस फिंगर टिप्स का हो जाएगा कंप्लीट नॉलेज। प्रश्न नंबर, अब ये पैराग्राफ है पूरा, इसका मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। द ऑथर आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज द पैटर्न ऑफ एजुकेशन। इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन एट मास लेवल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, पहले का दूसरा हो जाएगा। 44, द इंडस्ट्री नीड्स ए लिटरेट वर्क फोर्स बिकॉज इट एक्सपेंशन नीड्स साउंड लर्निंग, इट्स ऑपरेशन नीड इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज, इट रिलाइज heavily on expertise, it promotes a competitive spirit। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, 44 का हो जाएगा दूसरा। इट्स ऑपरेशंस नीड इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज। प्रश्न नंबर 45, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशलॉजिस्ट आर बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ the correlation between industry and education in a historical context, growth of industry in the 9th century, the statistical data available in a historical context, economic system of the 9th century। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 46 आ जाते हैं, रीजनिंग देते हैं, तर्क एवं तर्कशक्ति। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। अब जिनके तुरंत पहले और बाद में टी है, तो पहला एक तो हमारा यही, एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5, पहले और बाद में दूसरे में, इसमें भी पहले और बाद में 6, इसके भी पहले और बाद में है 7, इसमें नहीं है, इसके बाद में टी है, इसके पहले टी है, तो ये भी नहीं है, तो ये एक हो जाएगा, तो 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर 47, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करने की अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। तर्क, नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये हमारा तर्क गलत है, क्योंकि कौगतिन ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो ये भी गलत बात है, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़का और लड़की में। तो आंसर हो जाएगा ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 48, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो चिकित्सक रोगी, चिकित्सक क्या है, रोगी को देखता है, उपचार करता है। वकील न्यायाधीश को, न्यायालय को, अभियोक्ता को, बैरिस्टर को, तो अभियोक्ता को देखता है, उसकी दलीलें देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अभियोक्ता। यदि कूट भाषा में यदि बटर का कोड XWWEXWWHU और मिल्क का कोड PLON होता है तो इस कूट भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें नंबरिंग याद होना चाहिए इनका। नंबरिंग में सबसे बी का क्या होता है, 2, बी का कोड क्या होता है 2, यू का होता है 21, टी का होता है 20, 20 20 2 12, ई का होता है 5, आर का होता है 18। तो यहाँ पे बटर को EXWW लिखा है तो 2 से 5 प्लस 3 किया है। यक्स 21 से 24, यक्स का होता है 24 तो प्लस 3, सब में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 किया है। तो हमारा अर्थ में भी हम प्लस 3 कर देंगे। 3 अर्थ का ई का होता है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 होता है यच का, तो यच वाले 2 ऑप्शन है, ऊपर में से 2 कोई भी हो सकता है। ए का होता है 1, 3 जोड़ देंगे तो उसमें हो जाएगा 4, 4 मतलब डी, तो पहला है, दूसरा फिर दूसरे में डी ही है। आर का होता है 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 होता है यू का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। 3 ऑप्शन मिल गए, उसके बाद इसे टिक लगा देंगे SDUW के। निम्न में से कौन सा त्रिक 3, 16, 125 से अधिक साम्यता रखता है। तो 2, 8, 81, 5, 36, 343। तो इसमें देखेंगे क्या किया है। सबसे पहले 3 है, अब इसमें 1 जोड़ के 4 इसका स्क्वायर कर दिया है तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और उसके बाद 3 + 2 का क्यूब कर दिया है। 3 2 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 125 ऐसा किया है। तो हम ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। 2, 8, 81, तो 2 3 जोड़ेंगे 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये है नहीं। 5 करेंगे 5 1 6, 6 का वर्ग 36 और 6 1 7, 7 का वर्ग 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 7 का क्यूब हो जाएगा 343। तो हमारा आंसर 2 सही है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, करंट अफेयर। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी को मिला है अभी हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने OBC में ट्रांसजेंडर को रखा है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, सीरिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीरिया। सीरिया नार्को स्टेट बन गया विश्व का सबसे बड़ा। किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है। केन्या, ईरान, इराक, इजराइल। तो हमारा आंसर हो जाएगा केन्या ने टाइफा 1 लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा। अमेरिका, चीन, रूस, जापान। तो 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश अमेरिका रहा है। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा अमेरिका। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है। टोक्यो, लंदन, मुंबई, न्यूयॉर्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, इसरो, जाक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया है। ICC के 2 पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बनी है। जैकलिन विलियम्स, क्लेयर पोलोसा, किम कार्टन, सुए रेडफन। तो हमारा आंसर हो जाएगा किम कार्टन। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 में किम कार्टन ने पहली बार पुरुष मैच में अंपायरिंग किया था। किम कार्टन ने T20 में किया था, T20 में पहली बार अंपायरिंग की थी। और वनडे में करने वाली पहली महिला है क्लेयर पोलोसा, ये वनडे में है।
वनडे में करने वाली क्लेयर पोलोसाक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। वनडे में किया है। और सेकेंड सबसे पहले किम कार्टर ने T20 में किया था। 59 किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओसेनिया इवेंट का टाइटल जीता है? ऑप्शन ए देवाशीष दास, सप्तऋषि राय चौधरी, अंकित राजपारा, डी गुकेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी गुकेश ने जीता है, भारत के डी गुकेश ने जीता है। किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। सामान्य जागरूकता। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे में पर पहना जाता है, कमर में, कलाई में, कंधे में, सिर में। तो मैसूर पेटा पगड़ी होती है, इसको सिर में पहना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, सिर में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? सिक्का बंदरगाह गुजरात में है, मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में है, ओखा बंदरगाह गुजरात में है, दिघी बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है, पश्चिमी तट पर। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो राज्य से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा माहुरी कहाँ का है? उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? उर्वरक, इस्पात, कपास, प्राकृतिक गैस। तो उर्वरक सम्मिलित है, इस्पात भी सम्मिलित है, प्राकृतिक गैस भी सम्मिलित है, कपास नहीं सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कपास। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष सितंबर को मनाया जाता है? 8 तारीख, 16, 12, 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो बैडमिंटन का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का। तो सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है हॉकी से संबंधित है, तो हॉकी हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी का। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया? पंजाब को, महाराष्ट्र को, असम को, उत्तर प्रदेश को। तो भारत की रोटी का टोकरी पंजाब और हरियाणा को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। की 60 नामक उपन्यास द्वारा लिखित है? अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन, VS नायपाल। तो की 60 किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, सलमान रुश्दी। निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है। छऊ है, लेजिम भी है, भवई नहीं है, कलारी पयट्टू ये भी है। ये भवई जो है ये गुजरात का नृत्य है। भवई क्या है? गुजरात का नृत्य है। प्रश्न नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित IMF, AIIB, AITF, FATF, ADB। तो हमारा आंसर हो जाएगा FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 में स्थापना हुई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हिंदी का गद्यांश है। विज्ञान जहाँ एक अच्छा सेवक है वहीं यदि उसका सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए तो यह एक बुरा मालिक है। इस स्पर्धा के युग में विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है। तो विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है, मानव को दानव बना दिया है। अतः मनुष्य ने एटम बम बनाकर अपने ही विनाश को बुलावा दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के श्रम को कम करके मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। आज मनुष्य विज्ञान का दास होकर रह गया है। आज विज्ञान के विनाशकारी आविष्कार विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने आज हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है। आज विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों के होते हुए भी हम विज्ञान की उपयोगिता को भुला नहीं सकते हैं। विज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का विकास आवश्यक है। वैज्ञानिकों को मानव कल्याण करने वाले आविष्कार करने चाहिए। तो प्रश्न देख लेते हैं इस पे। विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? तो विज्ञान ने मानव को वैज्ञानिक, दानव, शिक्षक, डॉक्टर। तो विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा दानव। इसको देख लेते हैं। विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? दानव। ये है दानव बना दिया है। विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। कैसे?
मानव श्रम को कम करके, मानव को मार कर, उपयुक्त दोनों। तो हमारा आंसर हो जाए मानव श्रम को कम करके। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्न में क्या होगा? विज्ञान और मानव, विज्ञान और समाज, विज्ञान अभिशाप या वरदान, विज्ञान की महिमा। तो इसका सही शीर्षक होगा विज्ञान अभिशाप है या वरदान। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए? मानव कल्याण करने के लिए, प्रकृति के खिलाफ, उपयुक्त दोनों। तो हमारा आंसर हो जाएगा मानव कल्याण के लिए। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। विज्ञान एक बुरा मालिक है, क्या आशय है? विज्ञान का स्वभाव मानव जीवन के विरुद्ध है। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। विज्ञान का व्यवहार मनुष्य के अनुकूल नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 से 80 भी गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं। हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों के हित कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिला सकते हैं। नंगे को तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं। अनपढ़ों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। जलापूर्ति के लिए कुएं खुदवा सकते हैं। धर्मशालाएं बनवा सकते हैं। गरीबों के उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं तो तन मन से भी दूसरों की भलाई कर सकते हैं। अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। इससे मानव अपने परिवार के लिए कुछ सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा अर्जित धन से बच्चों को पेट पाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। भूले भटकों को राह दिखला सकते हैं। प्यासे को पानी पिला सकते हैं। अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं। अब प्रश्न देख लेते हैं। धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? दूसरों का हित, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, नंगे को वस्त्र दे सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो धन के बल पे हम सभी, उपयुक्त सभी हमारा 3 ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। सच्चा दान क्या है? शिक्षा का दान, धन का दान, मिठाइयों का दान, अन्न का दान। तो सच्चा दान हमारा है शिक्षा का दान। प्रश्न नंबर 78। शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? प्यासे को पानी पिलाना, भूले भटकों को राह दिखाना, अबलाओं को रक्षा करना, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 78 का चौथा, उपयुक्त सभी। सभी है शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार। प्रश्न नंबर 79। हम परोपकार निम्न से कैसे कर सकते हैं? शारीरिक शक्ति द्वारा, धन द्वारा, तन तथा मन से, उपयुक्त सभी द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम सब के द्वारा परोपकार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 80। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? परोपकार, परोपकार के प्रकार, परोपकार का लाभ, परोपकार के ढंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा परोपकार के प्रकार। इसमें परोपकार के प्रकार के बारे में बताया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा परोपकार के प्रकार। अब 81 से 85 तक ग्राफ है। ग्राफ को आप लगाइएगा, मैं इसको थोड़ा, इसका आंसर लास्ट में लगा दूंगा। 1-2 सवाल मैं बता देता हूँ। 2014 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितने प्रतिशत है? तो 2004 में बिक्री और 2002 में बिक्री का, तो 2002 में बिक्री से तुलना करना है कितने प्रतिशत है। 2002 में बिक्री में हम देखेंगे तो 400 है, ये 400 है। और 2004 में बिक्री 440 है। तो 2002 को नीचे रखेंगे, 400 नीचे रखेंगे, 440 बटे 400 और गुणे 100। ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 से करेंगे तो इसको काटेंगे तो 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 400 110 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 110 हमारा 110% हमारा आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई है? तो किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी, इसमें क्या बोल रहा है? न्यूनतम कमी, ये बात हम ध्यान रखेंगे। न्यूनतम कमी किस में है तो देखते हैं। तो पिछले वर्ष से 2000 और 2001 में कमी हुई, तो 2001 में कमी हुई कितना? 340 है, 320 है, तो 20 की कमी हुई है। उसके बाद और कमी कहाँ हुई? यहाँ सब वृद्धि हुई है। 2004 और 5 में कमी हुई है, 2004 और 5 में कमी हुई है। यहाँ पे 440 है, यहाँ पे 400 है, तो 40 की कमी यहाँ हुई है। इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो इसमें लगभग 9% आएगा। 2004-5 में इसमें लगभग 9% की कमी आएगी, इसमें 6% की कमी आएगी।
तो सबसे पूछा है न्यूनतम, तो न्यूनतम हमारा 6% हो जाएगा, 2001 हमारा आंसर हो जाएगा, 2001 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर मैं डाल दूंगा, आप लोग इसको लगाइएगा। अन्य वीडियो प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।